बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव है इसके कि डिफाइन द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। हमने नर्सिंग प्रोसेस की पर्पस को डिफाइन करना है। कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ पैटर्न टू नर्सिंग प्रोसेस। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, जब भी हमने असेसमेंट करना है तो हमने एक टूल यूज़ करना है, FHP। तो उसको हमने नर्सिंग प्रोसेस पे किस तरह अप्लाई करना है, उसके थ्रू हमने पेशेंट की असेसमेंट किस तरह करनी है, ठीक है ना। नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करके और FH2 फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने पेशेंट की कट असेसमेंट जाती है दरमियान में। जी। अच्छा, डेवलप कंसेप्ट मैप नर्सिंग केयर प्लान। एट द एंड हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे और ये जस्ट हम इधर सीखेंगे, फिर आगे जो भी हम डिजीज़ पढ़ेंगे तो इसमें हम ये सारी चीज़ें अपने FHP पाम पे पेशेंट की असेसमेंट करनी है और नर्सिंग केयर प्लान एट द एंड आपने बनानी है पेशेंट की, ठीक है ना। बस जस्ट माइंड में ये रख ले कि एफियन में हमने सारा डिजीज़ पढ़नी है, ठीक है ना। पेशेंट के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है तो वो हमने पढ़नी है। तो हमने पहले डिजीज़ की उसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है। काइंडली आप ये माइक ऑफ करें मेरे पास। एफियन में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले डिजीज़ है क्या, तो इसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर इसकी हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ी थी उसके बाद हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना, कि ये डिजीज़ किस तरह काज हुई है। नॉर्मल फिजियोलॉजी से ये पैथो में किस तरह चला गया, ये सिस्टम, सही है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हमने साइन सिम्टम्स पढ़ने हैं। फिर इसके बाद हमने इसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ना है, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ना है और फिर इसके हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने FHP पाम को यूज़ करना है और नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करके हमने पेशेंट की असेसमेंट करनी है और FHP पाम फिल करना है, ठीक है ना। और फिर एट द एंड हमने हर जो असेसमेंट हमारे पास आता है, डायग्नोज आता है, तो हमने पेशेंट के लिए फिर एट द एंड नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, ठीक है ना। तो ये हर डिजीज़ का इसी तरह हम इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, सबसे पहले हैं हेल्थ। Health mean is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity। अच्छा, WHO का ये डिफिनीशन है और उन्होंने कहा है कि हेल्थ जस्ट ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो या मेंटली फिट हो, बल्कि तब आप हेल्थी हो जब आपकी बॉडी पूरा फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग हो। मीन आप पूरी तरह हेल्थी हो, आपका मेंटल लेवल भी बिल्कुल स्ट्रांग हो, फिजिकल हेल्थ आपका बिल्कुल ठीक हो, आपका जो सोशल एक्टिविटीज़ है या सोशल सर्कल है तो वो भी ठीक हो। तो उन्होंने कहा कि जस्ट ये नहीं है कि आपको डिजीज़ नहीं है या कोई इन्फर्मिटी नहीं है तो बस आप हेल्थी हो, नहीं, बल्कि जब आप मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली आप हेल्थी हो, स्ट्रांग हो, तब WHO के मुताबिक आप हेल्थी हो, ठीक है ना। अच्छा, WHO recently added the ability to lead a socially and economically productive life। अच्छा, उन्होंने रिसेंटली एक ये चीज़ भी उन्होंने ऐड किया है कि आप सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ हो। ये मीन की कम्युनिटी से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो ना, सोशली हो, सोशल कम्युनिटी से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो ना। ऐसे आपने लोगों को देखा होगा कि वो कम्युनिटी में उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है लेकिन उनका उनसे कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो WHO के मुताबिक जब आप कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं देते, आप अपने गाँव को, अपने लोगों को, अपने ख़ानदान को आपसे कोई ना कोई फ़ायदा ना हो, तो इट्स मीन कि आप हेल्थी नहीं हो, ठीक है ना। इसी तरह इकोनॉमिकली अगर आप प्रोडक्टिव लाइफ नहीं दे सको अपने कम्युनिटी को, अपने फैमिली को, अपने गांव वालों को, तो आप उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर सकते तो इट्स मीन कि आप फिर भी हेल्थी नहीं हो, ये WHO के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि जब आप हेल्थी होगे तो इसमें आप होना चाहिए हेल्थी होने के लिए कि आप सोशली भी सोशली इकोनॉमिकली आपकी लाइफ ये प्रोडक्टिव हो, आपसे कम्युनिटी को, लोगों को, आपकी सर्कल फ्रेंड हो जितनी भी हो, तो इससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है ना। इसी तरह आपकी अपनी बॉडी, अगर आप इंडिविजुअल की तरफ देखें तो आप फिजिकली भी हेल्थी होंगे, मेंटली भी हेल्थी होंगे और सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थी होंगे, तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी फुल हेल्थी है, ठीक है ना। अच्छा, असेसमेंट क्या है, तो द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग। मीन असेसमेंट जस्ट सिंपल ये है कि आप किसी चीज़ को असेस करते हो, ठीक है ना।
और द एक्ट ऑफ जजिंग आर डिसाइडिंग द अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। तो जब हम असेसमेंट किसी चीज़ का करते हैं तो हम या तो इस चीज़ की अमाउंट मालूम करते हैं कि हाँ इस चीज़ का है क्या चीज़, अमाउंट कितना है, कितना सेवियर है या सेवियर नहीं है, इस सॉरी अमाउंट कितना है, जस्ट एक सिंपल टर्म है असेसमेंट, ठीक है ना। आप इस चीज़ को जज करते हो, डिसाइड करते हो। इसी तरह इस चीज़ की वैल्यू को देखते हो, इस चीज़ की क्वालिटी को देखते हो कि आया ये क्वालिटेटिव है कि नहीं है, ठीक है ना, इसकी इम्पोर्टेंस है कि नहीं है। तो बस जस्ट हम असेसमेंट इस चीज़ के लिए करते हैं। अब नर्सिंग असेसमेंट और मेडिकल असेसमेंट पर नीचे आता है, लेकिन जस्ट सिंपल टर्म है कि असेसमेंट है क्या, ठीक है ना। तो असेसमेंट है कि आप किसी चीज़ की अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी और इम्पोर्टेंस को जज करते हो, डिसाइड करते हो। तो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट, ठीक है ना। अच्छा, नर्सिंग प्रोसेस क्या है? द नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ पाइप डायनामिक्स एंड इंटर रिलेटेड पेजेस। अच्छा, उसमें पाइप पेजेस है। ये एक नर्सिंग थ्योरिस्ट थी, आइडिया जेन ओरलैंडो। तो ये उन्होंने अपनी थ्योरी में ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जब आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है तो आपने इन चीज़ पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, तो आपने इन पाइप चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमें एक अप्रोच दिया है। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो अप्रोच दिया है वो था कि असेसमेंट है, ठीक है ना। आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है, आगे हम एक एक को पढ़ेंगे कि आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है, ठीक है ना। फिर नर्सिंग डायग्नोस कर बनानी है। जो भी आप असेसमेंट करते हो और इसमें आपको हेल्थ से कोई डिविएशन नज़र आ जाए तो फिर आपने उसी के बेस पे पेशेंट के लिए एक नर्सिंग डायग्नोस बनानी है। एक मेडिकल डायग्नोस है और एक नर्सिंग डायग्नोस है। तो मेडिकल डायग्नोस अलग है और नर्सिंग डायग्नोस ये अलग है, ठीक है ना। तो इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक सिम्टम्स आया कि पेशेंट रेस्टलेस है, ठीक है ना, रेस्टलेस है। तो आपने इसके लिए यही इस चीज़ के लिए आपने फिर डायग्नोस बनाना है कि ये रेस्टलेस किस चीज़ की वजह से हुआ है और आगे मैंने फिर इसके लिए प्लानिंग क्या करनी है, ठीक है ना। तो फिर आप अपना प्लानिंग बनाते हो उसी पेशेंट के लिए कि ये जो रेस्टलेस पेशेंट है मेरे लिए, तो मैं इसकी ये रेस्टलेस कैसे ख़त्म करूँ। तो इसके लिए आपने प्लानिंग बनानी है, ठीक है ना। तो जो भी आप प्लान बनाते हो, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल आप बनाते हो, तो फिर आपने उसको ग्रेजुअली एक बाय एक आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आपने जो प्लानिंग बनाई है तो उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन करना है, तो उसमें लेना है, ठीक है ना। तो जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो एट द एंड आपने देखना है आपने सारे गोल्स को अप्लाई किया या मीन कि आपने एक गोल को, एक ऑब्जेक्टिव को आपने अप्लाई किया। जो प्लान बनाया था इसमें आपने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में आपने जस्ट सिंपल एक प्लान को आपने अप्लाई किया पेशेंट को, सही है ना, इम्प्लीमेंटेशन फेज में। तो बस जस्ट आपने उसको अभी देखना है, इवॉल्वेट करना है कि आया पेशेंट की जो हेल्थ जो मैंने प्लान बनाया था, पेशेंट इससे इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, या और ज़्यादा उसकी सेहत वो खराब हुई है, ठीक है ना। तो एवाल्यूएशन पेज में हम उससे पेशेंट से फीडबैक भी लेते हैं और खुद भी पेशेंट की दोबारा असेसमेंट करती है। तो अगर करना है तो अगर असेसमेंट में ऐसा हुआ कि पेशेंट की हेल्थ वो और भी डिविएट हुआ है नॉर्मल से, ठीक है ना, तो फिर दोबारा हमने नर्सिंग डायग्नोज बनानी है, फिर दोबारा ये सर्कल दोबारा तरह से स्टार्ट हो जाएगा। टू डिटरमाइन अ क्लाइंट्स ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, किस चीज के लिए हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, गोल हमारा क्या होगा कि क्लाइंट्स की ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग हमें मालूम हो जाए। हमने जब पेशेंट की असेसमेंट करनी है तो हमने होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना है, आगे हम पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोफेशनल क्लिनिकल, उसी की बेस पे हमने डायग्नोज बनाना है, क्लिनिकल जजमेंट करनी है, डायग्नोसिस बनानी है, ठीक है ना। तो फिर जब डायग्नोज बनाते तो फिर हमने प्लानिंग बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है और एट द एंड फिर इसकी इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है ना। फोकस ऑन द क्लाइंट एज ए पर्सन एंड रीच टू द ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेलनेस, हमने एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना है, आगे हम पढ़ेंगे कि होलिस्टिक अप्रोच क्या है और क्या है इसमें, ठीक है ना। मीन कि आपने जो WHO का डिफिनीशन पढ़ा कि आपने पेशेंट को फिजिकली भी असेस करना है, मेंटली भी आपने पेशेंट को असेस करना है, सोशली भी आपने पेशेंट को असेस करना है और स्पिरिचुअल भी आपने पेशेंट को असेस करना है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट फिजिकली तो वो ठीक ठाक है, फिजिकली इसको कोई न डिजीज है, न कोई उसको कट लगा हुआ है या कोई वो कोई भी चीज नहीं है, उसको फिजिकली बिल्कुल हेल्थी है, लेकिन उसको मेंटली कोई ना कोई इशू है, या मेंटली भी नहीं है, उसको सोशल लाइफ से किसी न किसी तरीके से, फैमिली से या किसी और चीज की वजह से उसको इशू आया हुआ है।
ठीक है ना। तो जब आप होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हो और उसकी बेस पे आप असेसमेंट करते हो तो आपको पेशेंट का ए टू जेड पता चल जाता है कि पेशेंट की कौन सी कैटेगरी में अ, वो वीकनेस है, ठीक है ना। अच्छा, मेडिकल असेसमेंट क्या है? तो मेडिकल असेसमेंट फोकस प्राइमरली ऑन द क्लाइंट्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब फिजिकल असेसमेंट ज्यादातर ये करती है कि जो जो पेशेंट को जो डिजीज सामने दिखता है वही उस चीज की वही असेसमेंट करती है, वो उसके लिए वो लोग डायग्नोज निकालते हैं और फिर स्पेसिफिक उसी चीज को वो ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे नर्सिंग डायग्नोज और मेडिकल डायग्नोज में स्पेसिफिक फर्क ये है कि मेडिकल डायग्नोज सामने जो भी डिजीज हो पेशेंट में तो बस जस्ट उसकी डायग्नोज करते हैं और इसकी ट्रीट करता है। और नर्सिंग डायग्नोज में ये है कि हमने पेशेंट की चाहे जिस डिजीज से भी आया हो पेशेंट, तो हमने पेशेंट की एक होलिस्टिक अप्रोच पे असेसमेंट करनी है, ठीक है ना। उसकी हर डायमेंशन पे पेशेंट की असेसमेंट करनी और उसकी लाइफ की हर डायमेंशन को हमने देखना होता है। बार दफा ऐसे होता है कि पेशेंट्स को पास्ट में किसी न किसी वजह से कोई बैड एक्सपीरियंस गुजरा हो, तो मौजूदा दौर पे उसके जो अगर कोई डिजीज आया हो तो वो भी उसकी पास्ट की वजह से उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो हमने पेशेंट से पास्ट हिस्ट्री भी लेनी है, ठीक है ना। तो ये हमने एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना है। अच्छा, इलनेस डिजीज और वेलनेस में क्या फर्क है? इट इज एन एबनॉर्मल हाईली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स इन विच इंडिविजुअल फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शन स्टार्ट टू बी डिमिनिश्ड और इम्पेयर्ड। अच्छा, ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, मीन कि हमें पता नहीं चलता बल्कि खुद पेशेंट खुद कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, कि उसके लिए एक सब्जेक्टिव मीन के वो पर्सनल फीलिंग है, ठीक है ना। वो खुद कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो इसका जो सोशल एक्टिविटीज है या उसका जो प्रोडक्टिव लाइफ है, मीन के वो जॉब के लिए जाता है या किसी और चीज की वजह से जाता है, तो उससे वो उसकी वो चीज इफेक्ट होती है, ठीक है ना। अगर हमें कोई डिजीज आ जाए, हमें खुद कोई डिजीज आ जाए, तो हमें ये फीलिंग होता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, बस दिस इज कॉल्ड इलनेस, ठीक है ना। कि आपको खुद पता चल जाए कि हाँ मैं बीमार हूँ, ठीक है ना, तो बस दिस इज कॉल्ड इलनेस। अच्छा, इन विच इंडिविजुअल फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल, इसकी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सारी चीजें वो डिमिनिश्ड और इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंटल मीन कि वो ग्रोथ नहीं कर सकता आगे, किसी चीज को वो थिंकिंग नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई स्किल्स सीखता है टाइम टू टाइम, कॉलेज में जाता है या कोई वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो कोई स्किल सीखता हो ना, तो फिर वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि उसको खुद पर्सनली ये फीलिंग हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड इलनेस। अच्छा, डिजीज क्या है? अ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन अ ह्यूमन animal or plant, especially one that produce specific symptoms or that affect a specific location and is not simply a direct result of physical injury. अच्छा, डिजीज ये है कि बॉडी की किसी स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई डिस्टरबेंस आ जाए, कोई डिविएशन आ जाए या कोई इम्पेयरमेंट आ जाए, तो बस दिस इज कॉल्ड डिजीज। कि वो एक स्पेसिफिक सिम्टम्स को प्रोड्यूस करे, एक स्पेसिफिक लोकेशन हो इसका या स्पेसिफिक सिम्टम्स हो, तो स्पेसिफिक लोकेशन हो या कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हो या किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट हो, तो इसमें अगर कोई इम्पेयरमेंट आ जाए या कोई डिविएशन आ जाए तो और वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करे, तो बट दिस इज कॉल्ड डिजीज, ठीक है ना। अच्छा, वेलनेस इज जनरली यूज्ड टू मीन अ हेल्थी बैलेंस ऑफ, ये एक ब्रॉड टर्म है, वेलबींग एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है ना। तो हेल्थी बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल दैट रिजल्ट इन ओवरऑल फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, कि आपकी बॉडी आपकी माइंड आपकी सोल एक हारमोनी में एक दूसरे के साथ चले, मीन आपकी बॉडी भी हेल्थी हो आपका माइंड भी हेल्थी हो, मीन कि आप WHO ने जो डिफिनीशन किया है हेल्थ का, तो वही आप मेंटली भी हेल्थी हो, सोशली भी हेल्थी हो, इंटेलेक्चुअली भी आप हेल्थी हो, डेवलपमेंटली भी हेल्थी हो, तो मीन कि आपको वेल बीइंग हो, ठीक है ना। तो वेलनेस एक ब्रॉड टर्म है, मीन के होलिस्टिकली आप हेल्थी हो, दिस इज कॉल्ड कि आप वेलनेस की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, हेल्थ असेसमेंट क्या है?
अच्छा, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, वैलिडेटिंग एंड क्लस्टरिंग डेटा अबाउट द हेल्थ। हेल्थ असेसमेंट ये है कि हमने पेशेंट से डेटा को कलेक्ट करना है, फिर इसको इंटरप्रेट करना है, वैलिडेट करना है और उसको क्लस्टर बनाना है कि हाँ उस चीज का हमने क्लस्टर बनाना है। ठीक है ना, कि ये जो डेटा मैंने हेल्थ असेसमेंट में लिया है, फॉर एग्जांपल पास्ट हिस्ट्री से लिया है, तो इसका आपने क्लस्टर बनाना है। अब प्रेजेंटली आपने पेशेंट से प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में असेसमेंट करनी है, क्वेश्चंस करनी है, तो दोनों का क्लस्टर बनाना है और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ वैलिडेट करना है, कनेक्ट करना है। वैलिडेशन फिर इसकी करनी है कि आया दोनों मैचिंग करती है कि नहीं करती। ठीक है ना, तो this is called health assessment. A health assessment is a plan of care that identifies the specific need of a person. अच्छा, नर्सिंग असेसमेंट में, हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, एक केयर प्लान बनाते हैं। हमने पेशेंट की नीड्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उस पे हमने केयर प्लान बनाना है कि पेशेंट को इस चीज की नीड है। पेशेंट को कोई डिजीज हुई है तो जाहिर सी बात है उसमें किसी ना किसी चीज को तो उसमें जरूरत होगी ना, कोई नीड होगी ना। तो हमने पेशेंट की वही नीड्स को आइडेंटिफाई करनी है असेसमेंट में, फिर उसकी बेस पे हमने केयर प्लान बनाना है। ठीक है ना, of a person and how those needs will be addressed by healthcare system or skilled nursing facility। अच्छा, फिर नर्सिंग केयर प्लान हमने बनाना है, वही बात है कि हमने फिर डायग्नोज बनाना है, फिर उसको हमने प्लानिंग करनी है उसके लिए, फिर उसके लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को एमआई हुआ है, तो ये एक नीड है पेशेंट को। अब नीड क्या है, तो हमने उसको केयर देना है, एक स्टेप बाय स्टेप हमने केयर देना है। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि एड्रेस बाय द हेल्थ केयर सिस्टम के कौन सा नीड उसको जरूरत होगी। ठीक है ना, कौन सी नर्सिंग केयर को उसको जरूरत होगी। ठीक है ना, तो हमने पेशेंट के लिए प्लान बनाना है। अच्छा, health assessment is the evaluation of the health status by performing a physical examination after taking a health history। हमने हेल्थ स्टेटस, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को इवालुएट करना है, उसको देखना है कि आया वो पहले नॉर्मल था, तो अब ये नॉर्मल से एबनॉर्मल हुआ है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आई हुई है। तो हमने पेशेंट से सब्जेक्टिव डेटा लेना है और सब्जेक्टिव डेटा में हमने लेना है, पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री पूछनी है। ठीक है ना, कि पास्ट में आपका हेल्थ हिस्ट्री क्या है, सब चीजें हमने पूछनी है इसमें। और प्रेजेंट में हमने पेशेंट से ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, उसका वाइटल साइन चेक करना है। तो अल्टीमेटली एट द एंड हमारे पास एक किस्म का डेटा आ जाएगा जिसकी बेस पे हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पेशेंट की डायग्नोज निकाल सके। अच्छा, पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, कलेक्टिंग असेसमेंट है, फर्स्ट पेज है, कलेक्टिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा है, ये तो हमने पढ़ लिया। डायग्नोसिस है, एनालाइजिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा टू मेक अ प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट। आपने नर्सिंग डायग्नोज निकालना है। ठीक है ना, तो इसकी बेस पे आपने एक नर्सिंग डिसीजन मेकिंग लेनी है कि हाँ पेशेंट को कौन सा डायग्नोज है, और वही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा की एनालाइजेशन करके। ठीक है ना, इसी तरह प्लानिंग है, डिटरमाइनिंग आउटकम क्राइटेरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लान। आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है कि हाँ पेशेंट को प्रायोरिटी कौन सी नीड की जरूरत है, कौन से वही चीज आपने सबसे पहले प्लान करनी है और फिर उसी चीज को आपने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना, कैरिंग आउट द प्लान। अच्छा, जो प्लान आपने बनाया प्लानिंग स्टेज में, तो आपने फिर उस पे एक्शन लेनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अच्छा, इवैल्यूएशन फेज में हम क्या करते हैं, असेसिंग वेदर आउटकम क्राइटेरिया हैव बीन मेट। मैंने जो गोल सेट किया था आया वो मेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है ना, एंड रिवाइजिंग द प्लान इन, अगर वो मेट नहीं हुआ तो आपने पेशेंट के लिए दोबारा असेसमेंट करनी है, दोबारा आपने डायग्नोज और प्लानिंग बनानी है। डायग्नोज तो आपने एक दफा निकाल लिया, लेकिन अगर इवैल्यूएशन फेज में वो जो प्लान आपने बनाया था, जो गोल आपने रखा था, वो मीट ना हुआ, पूरा ना हुआ, तो आपने दोबारा असेसमेंट करनी है कि कौन सी जगह पर मुझसे वो केयर प्लान में कमी हुई है कि ये मीट ना हुआ। तो फिर आपने दोबारा इसके लिए प्लानिंग करनी है और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ये एक सर्कल पेज पे जब भी आप इवैल्यूएशन पेज में जाते हो तो दोबारा आप असेसमेंट की तरफ ही आते हो। ठीक है ना, अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस है, सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, इसी की बेस पे आपने डायग्नोज भी निकालना है,
और इसी की बेस पे आपने प्लानिंग करनी है पेशेंट की। तो जब ये स्टेप आपका पूरा हो और सही हो, तो आगे आपका डायग्नोज भी सही होगा और पेशेंट के लिए आप सही प्लान भी बना सकते हो, ठीक है ना, नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हो। अच्छा, आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। अच्छा, इसी पेज में हमें पता चलता है कि पेशेंट्स की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन क्या है, आया वो कोऑपरेटिव है मेरे साथ हेल्थ असेसमेंट में। बस ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो कोऑपरेट नहीं करते आपको असेसमेंट में, ठीक है ना। तो आपको इसी पेज में पता चल जाएगा कि आया ये पेशेंट कोऑपरेटिव है या अनकोऑपरेटिव है, कुड और कुड नॉट केयर फॉर हिम और हरसेल्फ। किसी की नजर में हेल्थ का अहमियत ज्यादा होता है, किसी की नजर में हेल्थ की बिल्कुल भी अहमियत वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। तो इस चीज में आप असेसमेंट पेज में आपको सब चीजों का पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, परफॉर्म कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, आप नर्सिंग प्रोसेस के जब किसी भी स्टेज में आप जाते हो तो आपने असेसमेंट लाजमी अप्लाई करनी है उसी पेज में, ठीक है ना। उस नर्सिंग प्रोसेस में क्या, पूरी जब पेशेंट आते हैं आपके पास हॉस्पिटल में वार्ड में एडमिट होता है, तो स्टार्ट से एंड तक ही आप असेसमेंट करते हो, ठीक है ना। आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे असेसमेंट के। अच्छा, तो स्किल्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट जब हम करते हैं तो इसके लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें है 3H। आप 3H लर्निंग स्किल्स है, ठीक है ना। इसको आपने याद रखना है कि हेड हैंड एंड हार्ट, सही है ना। लर्निंग डोमेन के थ्रू उन्होंने वो ये लिखा हुआ है कि आपने पहले कॉग्निटिव डोमेन पे जाना है, फिर साइकोमोटर डोमेन पे जाना है और फिर इफेक्टिव इंटरपर्सनल डोमेन पे आपने जाना है, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव डोमेन में आपने क्या करना है, आप क्या करते हो, आप थिंकिंग करते हो, रीजनिंग करते हो कि पेशेंट की असेसमेंट ये है, ये डेटा आया हुआ है, आया पीछे मैंने जो किताबों में डेटा पढ़ा हुआ है, आया वो डेटा और ये डेटा मैच करता है कि नहीं करता। अच्छा, दूसरा, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है बहुत ज्यादा पेशेंट, मैंने इस जैसे पेशेंट्स को डील किया हुआ है, तो जो पिछले जितनी भी पेशेंट मैंने डील की है, तो उसका डेटा और इस वाले पेशेंट का डेटा जो मैं अभी असेसमेंट करता हूँ, आया वो मैच करता है कि नहीं करता। तो आप इस चीज की थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो और अल्टीमेटली आपकी डिसीजन एबिलिटी यहाँ पर सो जो वो होती है ना, कि आपकी डिसीजन एबिलिटी है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो कि नहीं करते, ठीक है ना। तो आपकी डिसीजन एबिलिटी क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, फिर साइकोमोटर डोमेन में हम आते हैं, तो इसमें हमारे पास हैंड ऑन टेक्निकल स्किल्स होती है, ठीक है ना। कि आप पेशेंट को फिजिकली किस तरह असिस्ट करते हो, आप उसका वाइटल साइन किस तरह चेक करते हो, सही चेक करते हो या आप इसका बीपी चेक करते हो, तो आपको तरीका आता है नहीं आता। तो ये सारी चीजें इस डोमेन में आते हैं, ठीक है ना। तो जब आप, चलो आपने सब्जेक्टिव डेटा तो पेशेंट से ले लिया, अब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन, तो सब्जेक्टिव डेटा तो आपने पेशेंट से ले लिया, अब आपने ऑब्जेक्टिव डेटा की तरफ आना है, ठीक है ना। तो फिर जब आप साइकोमोटर डोमेन में ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हो, तो उस पे भी आपने ये कॉग्निटिव डोमेन ही अप्लाई करना है, आपने उस पे भी थिंकिंग करना है, रीजनिंग करनी है, ठीक है ना। और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, डिसीजन लेना है साइकोमोटर डोमेन में भी आप। लेकिन साइकोमोटर डोमेन में हम स्किल्स को यूज करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया या ब्लड प्रेशर मयरिंग हो गया, या जितनी भी स्किल्स है, नर्सिंग स्किल्स है, तो वो हमने साइकोमोटर डोमेन में अपने असेसमेंट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर आता है इफेक्टिव इंटरपर्सनल डोमेन आता है। तो इसमें हमने, इस स्किल में हमने देखना है कि पेशेंट का एटीट्यूड किस तरह है, आपका एटीट्यूड किस तरह है और पेशेंट का एटीट्यूड किस तरह है, ठीक है ना। आया आप पेशेंट को वैल्यू देते हो कि नहीं देते, ठीक है ना। अच्छा, पेशेंट की नजर में मेडिकल प्रोफेशनल का वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है ना, ये भी मैटर करता है ना इस चीज में। तो आपने इस चीज का भी असेसमेंट करनी है पेशेंट का। अच्छा, पेशेंट की नजर में हेल्थ की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, क्योंकि बाद में पेशेंट्स होते हैं कि उनकी नजर में हेल्थ की बिल्कुल अहमियत नहीं होती। तो आपने ये सारी चीजें इफेक्टिव डोमेन में देखनी है। अच्छा, आपका पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल किस तरह है, आया आपका पेशेंट के साथ और पेशेंट का आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह है, ठीक है ना। और एट द एंड आपने ये सारी चीजें मीन की इफेक्टिव डोमेन में आपने पेशेंट की इमोशनल इंटेलिजेंस को देखना है, ठीक है ना, जो कि एक ब्रॉड टर्म है, फिर देख ले खुद के लिए। लेकिन हमने पेशेंट की इधर इफेक्टिव डोमेन में
इमोशनल इंटेलिजेंस को देखना है। अच्छा, फिर इथिकल स्किल्स में आती है कि पेशेंट को कि हमने इथिकल में क्या आती है, अच्छा इथिकल में आती है कि हमने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इथिकल स्किल्स में आती है। जब भी आप असेसमेंट करते हो तो सबसे पहले आपकी इथिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। फिर जो डेटा आपके पास आ जाए तो आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, हर किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सारी स्किल्स है जो आपने असेसमेंट में फॉलो करनी है, ठीक है ना। अच्छा, पर्पस ऑफ असेसमेंट है टू कलेक्ट डेटा रिलेवेंट टू द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, टू आइडेंटिफाई डिविएशंस फ्रॉम नॉर्मल। असेसमेंट की पर्पस ये है कि हमने रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करना है पेशेंट हेल्थ स्टेटस से, और ताकि हम नॉर्मल से जो हेल्थ डिविएट हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना। द सेकंड पर्पस ये है कि टू डिस्कवर द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड कॉपिंग रिसोर्सेज, ठीक है ना, कि हमने पेशेंट्स की स्ट्रेंथ को देखना है और इसका स्ट्रेस से कॉपिंग किस तरह है, आया उसका कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग है स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रेस को किस तरह कोप करता है, ठीक है ना। अच्छा, टू आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम्स, अच्छा पेशेंट जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ आया हुआ है वो क्या है, तो सारी चीजें हमें असेसमेंट में पता चल जाती हैं। अच्छा, टू मार्क फैक्टर्स दैट प्लेस द पेशेंट एट रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम, अच्छा वो हमने पोटेंशियल फैक्टर को भी आइडेंटिफाई करना है जो पेशेंट की हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है, तो वो चीजें भी हमने असेसमेंट में फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट स्मोकिंग करता है तो ये स्मोकिंग इसके लिए एक पोटेंशियल फैक्टर है, इफेक्टिंग हार्मफुल फैक्टर है, तो इस चीज को हमने आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह बहुत सारी फैक्टर्स है, तो सारी चीजों को हमने असेसमेंट में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट, ठीक है ना, कि असेसमेंट के कौन कौन से टाइप्स है, तो उसमें हमें 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। द फर्स्ट वन है इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट है, प्लेस असेसमेंट और इमरजेंसी असेसमेंट। इस तरह और भी असेसमेंट है, लेकिन ये जो मेन मेन है ना वही हमने पढ़ने हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक है कम्प्रहेंसिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, यूजुअली द इनिशियल असेसमेंट, ये एक इनिशियल असेसमेंट ही है। इट इंक्लूड डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हमने पेशेंट से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है। हेल्थ हिस्ट्री मीन कि हमने पेशेंट से सब्जेक्टिव डेटा लेना है, हमने उसकी प्रीवियस जितनी भी डिजीज से रिलेटेड हिस्ट्री है, मेडिकल सर्जिकल रिलेटेड हिस्ट्री है, तो वो हमने पेशेंट से पूछनी है। इसका हमने सोशियो कल्चरल हिस्ट्री हमने उनसे पूछनी है। इसी तरह डिजीज से कि सिम्टम्स के हवाले से हमने पेशेंट से पूछनी है ना, ठीक है ना। अच्छा, प्रेजेंट हिस्ट्री भी हमने पेशेंट से पूछनी है कि आपको ये डिजीज कब से आई है और कब से नहीं आई है, ठीक है ना। तो ये हमने जस्ट इससे ये पूछनी है। तो ये हम किस कौन से मीन के हमने पेशेंट से सब्जेक्टिव डेटा लेना है ना, ठीक है ना। इसी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो उसमें हमने पेशेंट की फिजिकल असेसमेंट करनी है, हेड टू टो असेसमेंट करनी है, एफएचपी को फॉलो करना है, और हमने फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट की वाइटल साइंस चेक की है, तो ये एक फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, ठीक है ना। तो हमने पेशेंट से ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है। एंड एग्जामिन द क्लाइंट ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, कंप्रहेंसिव असेसमेंट में हमने पेशेंट को ओवरऑल स्टडी करना है, ठीक है ना, उसकी ओवरऑल असेसमेंट करनी है कि उसका जो हेल्थ इशू आया है इसकी बिहाइंड कौन कौन सी रीजन है, ठीक है ना। इसी तरह फोकस्ड असेसमेंट है, तो इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड मे बी द इनिशियल असेसमेंट और ऑनगोइंग असेसमेंट। अच्छा एक एक फोकस्ड असेसमेंट है, इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि हमने जस्ट इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हमने टारगेट करना है और उसकी हमने असेसमेंट करनी है, ठीक है ना। या तो ये इनिशियल असेसमेंट भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट एमआई के साथ आया, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो हम उस टाइम जो असेसमेंट स्टार्ट करते हैं तो फोकस्ड असेसमेंट होता है। और जो पेशेंट एमआई के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया तो उसका ये इनिशियल असेसमेंट भी है और ये एक फोकस्ड असेसमेंट भी है ना, ठीक है ना। इसी तरह ये ऑन गोइंग असेसमेंट भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट वार्ड में एडमिट हुआ है और इसको एक स्पेसिफिक डिजीज चल रही
रही है, तो हमने बस इनिशियल असेसमेंट में तो हमने एक कंप्रेहेंसिव असेसमेंट तो कर ली है, इसका हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन ऑनगोइंग जब हम असेसमेंट करते हैं और सुबह जब हम आते हैं वार्ड में और हम असेसमेंट करते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक डिजीज के साथ जो पेशेंट आया होता है तो हम उसी स्पेसिफिक डिजीज की असेसमेंट करते हैं ना, ठीक है ना, तो इसको हम फिर फोकस्ड असेसमेंट कहते हैं। इसी तरह द फर्स्ट वन है इनिशियल असेसमेंट। इन इनिशियल असेसमेंट आल्सो कॉल्ड एन एडमिशन असेसमेंट। अच्छा, इसको हम एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं। इस परफॉर्म व्हेन द क्लाइंट एंटर अ वार्ड थ्रू एपीडी। अगर वो वार्ड के ओपीडी के थ्रू वार्ड में एडमिट हुआ है और हमने जो असेसमेंट पेशेंट की करनी है तो उसको हम फिर इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। The purpose is to evaluate the client's health status. अच्छा, the purpose is to evaluate the client's health status to identify the functional health pattern that are problematic. इसका पर्पस क्या होगा कि हमने क्लाइंट की जो करंट स्टेटस है हेल्थ की उसको हमें इवालुएट करना है, ठीक है ना। अच्छा, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को हमने मालूम करना है, इसकी हमने डाइटरी सिस्टम को, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मालूम करना है, इसकी हमने मेंटल सिस्टम को मालूम करना है, ठीक है ना। तो हमने ओवरऑल इसकी जो सोशो कल्चरल हिस्ट्री है उसको हमने फाइंड करना है कि इसमें कोई डिफिकल्टीज या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसमें, ठीक है ना। एंड प्रोवाइड एन इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस व्हिच इज क्रिटिकल फॉर इवैल्यूएटिंग चेंज। अच्छा, ये इनिशियल असेसमेंट हमें क्या करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस पेशेंट्स का हमें देता है कि पेशेंट इस डिजीज के साथ आया है, ठीक है ना, और इसको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उसका ये सोशो कल्चरल की वजह से तो नहीं है, इसका हमने पढ़ा था कि इसका सोशल हिस्ट्री हमने पूछनी है पेशेंट से, मेंटल स्टेटस उसका देखना है, इस तरह इसके साइकोलॉजिकल, इस तरह उसका हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी देखना है कि आया वो प्रॉपरली वर्किंग करता है कि नहीं करता। तो हमें एक पूरा एक कम्प्रिहेंसिव डेटाबेस देता है जिसकी बेस पे हमें आगे डायग्नोज बनानी है पेशेंट की, और इसकी बेस पे हमें आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन करनी है पेशेंट, जो भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं ना तो उसकी फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। which is critical for evaluating changes in the client's health status in subsequent assessment। अच्छा, जब भी आप इनिशियल असेसमेंट करते हो तो जब आप इसको कंप्रिहेंसिवली और आप इसको करते हो ना तो ये सब्सिक्वेंट आप जब भी असेसमेंट करते हो तो उसमें ये बिल्कुल आपको एक किस्म की हेल्प देती है, ठीक है ना। ये इनिशियल असेसमेंट तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच की ये असेसमेंट होगी कि आपने पेशेंट को एज अ होल स्टडी करना है और एज अ होल आपने इसकी असेसमेंट करनी है पार्ट्स में आपने, क्योंकि ये प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट नहीं है, ये इनिशियल असेसमेंट है और ये होलिस्टिक होगा। आपने पेशेंट को होल लेना है और हर सिस्टम को आपने इसकी असेसमेंट, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी आपने असेसमेंट करनी है उसकी। अच्छा, द सेकंड वन है हमारे पास प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट कलेक्ट डेटा अबाउट अ प्रॉब्लम दैट हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड। अच्छा, इनिशियल असेसमेंट में जो प्रॉब्लम है हमें आइडेंटिफाइड हुआ है तो अगर हम ऑनगोइंग असेसमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल आज पेशेंट वार्ड में एडमिट हुआ और हमने उसका इनिशियल असेसमेंट कर लिया, तो ये हमने एक होलिस्टिक असेसमेंट कर ली और एक इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस हमारे पास आया। तो अगर हम सब्सिक्वेंट असेसमेंट करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे या 1 वीक बाद करेंगे, तो हमने फिर प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट ही करना है, क्योंकि हमने वही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करना है और इसकी असेसमेंट हमने करनी है कि आया जो मैंने वीकली या मैंने जो 2 दिन में ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया है, आया वो इससे इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, या वो जो प्रेजेंट हेल्थ था उसका उससे और तो डिटेरियोरेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो हमने उस टाइम पर प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट करना है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट हैज अ नैरो स्कोप एंड अ शॉर्टर टाइम फ्रेम देन द इनिशियल असेसमेंट। अच्छा, ये एक नैरो स्कोप है क्योंकि हमने इसमें और सिस्टम्स को टच नहीं करनी बल्कि स्पेसिफिक डिजीज को हमने टच करना है, तो ये एक नैरो स्कोप होगा उसका, ठीक है ना। और इसका टाइम फ्रेम भी वो शॉर्ट होगा क्योंकि इनिशियल असेसमेंट में जाहिर सी बात है इनिशियल है और हमने पेशेंट को होलिस्टिक अप्रोच पे जाना है, तो हमने हर सिस्टम को पेशेंट की स्टडी करना है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो इनिशियल असेसमेंट हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम होता है असेसमेंट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, in problem focused assessment, nurse determine whether the problem still exists and whether the status of the problem has changed। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि आया जो मैंने इनिशियल असेसमेंट में जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किया था और इसके लिए मैंने जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया था और उसमें फिर मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है,
तो आया जो अब मैं प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट करता हूं तो आया वो प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसकी स्टेटस क्या है, उस प्रॉब्लम की स्टेटस क्या है, आया वो इम्प्रूव हुआ है या रिजॉल्व हुआ है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम फोकस में हमारा फोकस यही होता है कि हम डिजीज के स्टेटस को देख ले, बस जस्ट इसको स्टेटस को देख ले। अच्छा, दिस असेसमेंट आल्सो इंक्लूड द अप्रेजल ऑफ एनी न्यू इग्नोर्ड और मिसडायग्नोज प्रॉब्लम। अच्छा, ये जब हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट आज ही करते हैं, फॉर एग्जांपल आज हमने इनिशियल असेसमेंट कर लिया और कल हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट करते, तो हमें इसमें ये अगर न्यू कोई डिजीज आया है या कोई न्यू प्रॉब्लम आया है या पहले से एक प्रॉब्लम मौजूद था लेकिन वो इग्नोर्ड हुआ है हमसे, हमने उसकी डायग्नोज नहीं की या हमने मिस डायग्नोज की है, तो वो भी हमें प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में पता चल जाता है, क्योंकि ये एक नैरो असेसमेंट है और हमने एक जस्ट एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करना है, तो हमारा सारा फोकस इसी चीज पे होता है। तो चांसेस यही है कि अगर कोई न्यू या इग्नोर या मिस डायग्नोज प्रॉब्लम हो तो वो इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। अच्छा, ये कब होता है, ये ज्यादातर इंटेंसिव केयर यूनिट्स में होते हैं, जैसे आईसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, तो उनमें ये असेसमेंट होता है, ठीक है ना। और ज्यादातर आईसीयू और सीसीयू में तो ये एवरी फ्यू मिनट्स बाद होते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट की स्टेटस ही एवरी फ्यू मिनट्स बाद देखना होता है, ठीक है ना। अच्छा, द थर्ड वन हेल्थ टाइम लेप्स असेसमेंट और ऑनगोइंग असेसमेंट। Time-lapse assessment, another type of assessment takes place after the initial assessment to evaluate any changes in the client's function, health। अच्छा, ये कब हम करते हैं, इनिशियल असेसमेंट के बाद ही करते हैं, ठीक है ना। एक दफा एक पेशेंट हमारे पास आया, ओपीडी में आया या वार्ड में एडमिट हुआ और हमने इसकी इनिशियल असेसमेंट बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच पे कर ली है। अब हमने ऑनगोइंग या टाइम लैप्स असेसमेंट करने, अब आगे हम पढ़ते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर परफॉर्म्ड टाइम लैप्स असेसमेंट व्हेन सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हैव elapsed बिटवीन असेसमेंट, ठीक है ना। कि हमने आज फॉर एग्जांपल आज मंडे है और पेशेंट एडमिट हुआ वार्ड में और हमने उसकी इनिशियल असेसमेंट कर ली, हमें डायग्नोज भी मालूम हुआ कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, हमने इम्प्लीमेंटेशन भी की नर्सिंग केयर प्लान की और हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर लिया। अब पेशेंट क्या करता है कि पीरियाडिक आउटपुट के लिए मीन के पीरियाडिकली वो दोबारा फॉलो अप के लिए आता है, तो वो हमें अपने साथ वही पुराना वाला असेसमेंट लेके आता है या हम वही पुराना वाला असेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी बेस पे हम दोबारा एक ऑनगोइंग असेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर पेशेंट प्राइवेट किसी क्लिनिक में विजिट करता है फॉलो अप के लिए, तो उस टाइम भी यही असेसमेंट फॉलो होता है, बार बार इनिशियल असेसमेंट नहीं होता, जो कंप्रेहेंसिव असेसमेंट होता है और एक होलिस्टिक अप्रोच पे हमें जाना होता है, तो वो असेसमेंट हम फिर नहीं करते, बल्कि हम जस्ट एक न्यू असेसमेंट है, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट ही करते हैं। टाइम लैप्स असेसमेंट में ही हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम असेस करते हैं, ठीक है ना। या अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो होम हेल्थ विजिट्स करता है तो उस टाइम भी वो टाइम लैप्स असेसमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इनिशियल असेसमेंट तो जाहिर सी बात है वो तो हॉस्पिटल्स में हुई होगी, लेकिन इसमें हमने वही इनिशियल असेसमेंट को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट करना है टाइम लैप्स असेसमेंट में, ठीक है ना। अच्छा, या कोई हेल्थ एंड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग्स हो गई, फॉर एग्जांपल डायबिटीज के लिए आप हॉस्पिटल से आए और आपकी असेसमेट हो गई, हेड टू टो आपकी असेसमेंट हो गई, होलिस्टिक अप्रोच पे आपकी असेसमेंट हो गई, तो अब आप होम पे हो या आप कुछ 6 महीनों बाद आप दोबारा आते हो और अपना स्क्रीनिंग कर लेते हो, ठीक है ना। तो आपकी पहली एक असेसमेंट हुई है, ठीक है ना, तो उसका डेटा भी आप कर लेते हो। तो अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये चाहे कि आपकी दोबारा असेसमेंट की जरूरत है तो वो फिर दोबारा तो इनिशियल असेसमेंट ही कर लेता है, वरना नहीं फिर उसी असेसमेंट को ही फॉलो कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा, द फोर्थ वन है हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट है। अच्छा, इमरजेंसी असेसमेंट टेक प्लेस इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस इन विच द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज द टॉप प्रायोरिटी। इमरजेंसी असेसमेंट हम उस टाइम करते हैं क्योंकि कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम हम इमरजेंसी असेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो किसी की जान बच जाए, लाइफ की प्रिजर्वेशन हो जाए, ठीक है ना। तो वो जाहिर सी बात है इमरजेंसी होती है या कोई हम फर्स्ट एड किसी को देते हैं ना, तो उस टाइम हम कर लेते हैं। अच्छा, अपॉन द क्लाइंट्स डिफिकल्टी इन्वॉल्व्स एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, इसमें हमने कौन सी चीजों को टारगेट करना है कि हम असेसमेंट कर ले, बस हमने जस्ट बीसी को फॉलो करना है
ठीक है ना। ABCs को हमने फॉलो करना है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को आया एयरवे क्लियर है, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वही चीज हम देखते हैं। ब्रीथिंग आया वो खुद ले लेता है या कोई एसेसरी मसल्स यूज करता है या उसकी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी है, टेक्निक है, क्या चीज है, तो वो उसको हमने टारगेट करनी, उसकी असेसमेंट करनी है। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम में हमने पेशेंट की देखने के इसका बीपी हाई है, लो है, पेशेंट शॉक में तो नहीं चला गया है, हार्ट रेट कितना है, ठीक है ना, तो इस चीज को हमने इमरजेंसी असेसमेंट में टारगेट करना है। अच्छा, सडन चेंजेस इन सेल्फ कंसेप्ट, सोसाइटल थॉट्स आर रोल्स आर रिलेशनशिप। अच्छा, अगर कोई सडन किसी की सेल्फ कंसेप्ट जो उसकी खुद की ब्रेन में अपनी एक इमेज बनी हुई है, हर एक बंदी की अपनी ब्रेन में एक इमेज बनी हुई थी है कि मेरा बॉडी किस तरह है, मैं क्या हूँ, मैं किस मकसद के लिए हूँ। तो अगर किसी की सेल्फ कंसेप्ट में कोई सडन चेंजेस आती है, मीन की सोसाइटल थॉट्स आते हैं उसको, तो उस टाइम भी आप इनिशियल इमरजेंसी असेसमेंट ही करोगे, ठीक है ना। अच्छा, our roles are relationships, social conflict leading to violent acts can initiate। अच्छा, अगर कोई रोल रिलेशनशिप्स में कोई कंफ्लिक्ट आ जाए और वो वायलेंट एक्ट को लीड कर ले, मीन इसकी वजह से कोई दो बंदे रोल रिलेशनशिप में है, उसको रिलेटिव्स है या जो भी है उसकी रिश्ता है, और इसमें वो कोई कंफ्लिक्ट आ जाए और वो कंफ्लिक्ट इतना सीवियर हो जाए कि वो इससे वायलेंट एक्ट को लीड कर ले, तो उस टाइम भी हमने इनिशियल असेसमेंट या इमरजेंसी असेसमेंट ही करनी है, ठीक है ना। सॉरी, उस टाइम भी हमने इमरजेंसी असेसमेंट को ही इनिशिएट करना है। अच्छा, इमरजेंसी असेसमेंट फोकस ऑन फ्यू एसेंशियल हेल्थ पैटर्न एंड इज नॉट कम्प्रहेंसिव। अच्छा, इमरजेंसी असेसमेंट ये हमारे पास एक कम्प्रहेंसिव असेसमेंट नहीं होगा, बल्कि फ्यू एसेंशियल हेल्थ पैटर्न को हमने टारगेट करना है, जिसमें हमने एबीसीज को टारगेट करना है कि एयरवे क्या है, ब्रीथिंग क्या है, सर्कुलेशन क्या है, ठीक है ना, और आया सही तरीके से काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि इधर हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है वो लाइफ प्रिजर्वेशन है। हमें कम्प्रहेंसिव असेसमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने लाइफ को प्रिजर्व करना है, ठीक है ना। तो उसमें हम एक स्पेसिफिक एसेंशियल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, बल्कि और कम्प्रहेंसिव असेसमेंट नहीं करते इसमें, इमरजेंसी असेसमेंट में, ठीक है ना। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ असेसमेंट की। सिस्टेमिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डेटा, ये एक सिस्टेमिक होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, एक सिस्टम वाइज होता है कि हमने पहले इस सिस्टम की असेसमेंट करनी है, फिर इस सिस्टम की असेसमेंट करनी है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डेटा कि हमने पेशेंट जैसे ही वार्ड में एडमिट होता है तो उसका असेसमेंट उसी टाइम से स्टार्ट होता है, फिर दरमियान में हम कभी एक असेसमेंट को फॉलो करते हैं, कभी दूसरी असेसमेंट को हम फॉलो करते हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस हमें पेशेंट के मुतालिक एक कंटिन्यूअस हमें डेटा देता है, ठीक है ना। अच्छा, इट फोकस ऑन क्लाइंट रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम, ये हमें ये भी बताता है कि क्लाइंट्स किस तरह आप जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हो, आया इससे वो कंप्लेंट्स करता है कि नहीं करता, आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हो आया वो उसको फॉलो करता है कि नहीं करता, उसकी माइंड में या उसकी हेल्थ उसकी माइंड में वो हेल्थ का किस तरह कंसेप्ट है, आया वो हेल्थ को वैल्यू देता है कि नहीं देता, क्योंकि बात ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि वो उनकी नजर में हेल्थ की कोई अहमियत नहीं होती, तो वो आप जब उसको कोई ट्रीटमेंट देते हो तो उसको फॉलो नहीं करते, तो उससे इनिशियल असेसमेंट में आपको ये भी मालूम हो जाता है कि आया क्लाइंट्स आपके साथ कोऑपरेटिव है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्लाइंट्स की रिस्पांस, पेशेंट्स की रिस्पांस को भी मालूम करते हैं। या हम पेशेंट्स को कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आया वो उसे उस वो इफेक्टिव है पेशेंट पे कि नहीं है, उससे वो इफेक्टिवनेस शो होता है या इम्प्रूवमेंट आती है उसमें कि नहीं आती, तो असेसमेंट में ये चीजें हम सब फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, द नर्स केयरफुली एग्जामिन द क्लाइंट्स बॉडी पार्ट टू डिटरमाइन एनी इब्नॉर्मेलिटीज, इसमें हम क्लाइंट्स की जितनी भी बॉडी पार्ट्स है उसको हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है ना, इसकी एग्जामिनेशन करते हैं कि उसमें कोई इब्नॉर्मेलिटीज है तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, the nurse relies on data from different sources which can indirect significant clinical indicate significant clinical problems। इसमें हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा को फॉलो करते हैं, जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी डेटा होता है, लैब रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह एक्सरेज वगैरह होती है, तो उसमें हमने ये चीजें फॉलो करनी। पास्ट अगर वो किसी जगह पर उन्होंने विजिट की होती है हॉस्पिटल में तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट सोर्सेज पे हमने रिलाई करना होता है और ऐसे डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करते हुए हमने पेशेंट्स की एक कम्प्रहेंसिव असेसमेंट करनी है, होलिस्टिक अप्रोच पे असेसमेंट करनी है।
अच्छा, प्रोवाइड अ बेसलाइन यूज टू प्लान द क्लाइंट स्कैन, क्योंकि यही एक इनिशियल स्टेज है कि हमने पेशेंट्स के मुतालिक डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसकी बेस पे हमने पेशेंट्स की डायग्नोज करना है, और जब डायग्नोज हो जाए तो उसी स्पेसिफिक डायग्नोज के लिए हमने एक प्लान पे बनाना होता है, ठीक है ना। तो ये एक इनिशियल स्टेज है और एक बेसलाइन है, पूरे केयर प्लान का एक बेसलाइन है। अच्छा, हेल्प द नर्स टू डायग्नोज द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड द इंटरवेंशन। वही बात है कि हमने इस पे पेशेंट्स की डायग्नोज निकालनी है और इस पर इसके लिए एक प्लान बनाना है, और इसी प्लान को फॉलो करते हुए हमने फिर नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है। अच्छा, कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट इन्वॉल्व्स अ मोर डिटेल्ड रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स कंडीशन। जब आप एक कंप्रहेंसिव हेल्थ असेसमेंट करते हो तो ये आपको एक डिटेल्ड पेशेंट्स की कंडीशन का एक डिटेल्ड रिव्यू देता है, ठीक है ना। आपको एक कंप्रहेंसिव रिव्यू देता है पेशेंट की, हर एक बार पेशेंट का ये बॉडी पार्ट इस तरह वर्क करता है, ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो सबका आपको एक डेटा देता है। अच्छा, हेल्थ असेसमेंट इन्फ्लुएंसेस द चॉइसेस ऑफ थेरेपीज एंड क्लाइंट रिस्पांसेस। क्लाइंट रिस्पांसेस तो हमने पढ़ लिया कि क्लाइंट किस तरह आपको रिस्पांस करेगा। अच्छा, चॉइस ऑफ थेरेपीज है, फॉर एग्जांपल हमने असेसमेंट कर ली तो हमें ये भी मालूम होता है कि पेशेंट को कौन सी थेरेपी अब नीड है पेशेंट को। आया, अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया और इसको इन्फेक्शन है, तो हम ये मालूम होता है कि हमने सबसे पहले उसको आइसोलेशन रूम में रखना है, ठीक है ना। इन्फेक्शियस पेशेंट है तो उसको हमने सबसे पहले आइसोलेशन रूम। तो यही चीज होता है कि हमें 6-7 थेरेपीज हमें मालूम होती है इसमें हेल्थ असेसमेंट में, कि हमने पेशेंट को कौन सी थेरेपीज देना है, इसके लिए कौन सी थेरेपी सुटेबल होंगे और इफेक्टिव होंगे, ठीक है ना। तो हेल्थ असेसमेंट में हम तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है हेल्थ असेसमेंट की। अच्छा, असेसमेंट प्रोसेस क्या है कि असेसमेंट में हमने सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना है, फिर इसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर इसकी वैलिडेशन हमने करनी है और डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आगे हम पढ़ते हैं इसको। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डेटा हम करते हैं कि हम क्लाइंट के मुतालिक जितनी इंफॉर्मेशन है उसको हम गैदर करते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हमने उसको कलेक्ट करना है बस, ठीक है ना। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसमें हम फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशो कल्चरल, स्पिरिचुअल फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द क्लाइंट्स हेल्थ, इसमें हमने ये सारी सब चीजों का हमने असेसमेंट करना है, ठीक है ना। कि अगर वो फिजिकल एग्जामिनेशन है तो हमने वो भी करना है, फिजिकल पार्ट्स के मुताबिक हमने पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, उसकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल जितनी भी फैक्टर्स है जो पेशेंट्स की हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हमने सब डेटा को कलेक्ट करना है। कलेक्शन डेटा में हमने बस सब एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना है इनिशियल असेसमेंट में, और उसका हमने डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना। जिसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी आती है, जिसमें पेशेंट्स को अगर कोई एलर्जी है तो वो भी हम उससे पेशेंट से पूछते हैं, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो भी पूछते हैं, अगर उसको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो वो भी हम पेशेंट से पूछते हैं, और इसकी डेटा उस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। अच्छा, includes current present problems of the client, pain, nausea, sleep pattern, religious practices, medication or treatment the client is taking now। यही सब डेटा हमने पेशेंट से प्रेजेंटली या पास्टली जो भी डेटा हो हमने पेशेंट से वही कलेक्ट करना है डेटा, ठीक है ना। अभी हमने ऑर्गेनाइज नहीं की, बस जस्ट सिंपल कलेक्ट करना है पेशेंट से जितना हो सके, बस आपने डेटा को कलेक्ट करना है, एक आपके पास एक क्लस्टर ऑफ डेटा आ जाएंगे। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ डेटा क्या है कि व्हेन परफॉर्मिंग एनालिसिस इन द नर्स गेदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। टू टाइप्स ऑफ डेटा है, एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव डेटा वो है जिसको हम सिम्टम्स भी बोलते हैं या कवर्ड डेटा बोलते हैं। कवर्ड डेटा वो ही डेटा होता है कि हमें मालूम नहीं होता, लेकिन वो पेशेंट खुद फील करता है और उसको पता होता है, हमें मालूम नहीं होता, ना वो हम देख सकते हैं और ना वो हम फील कर सकते हैं, ठीक है ना। और ना वो हम असेस करते हैं, फाइव सेंसेस पे हम उसको असेस नहीं कर सकते, बल्कि वो पेशेंट हमें खुद बताता है। Are the verbal statements provided by the patient statements about nausea and discomfort। क्योंकि नाजिया तो पेशेंट्स को ही फील होगा कि हाँ मुझे नाजिया है, ठीक है ना। या पेन है पेशेंट को तो वो हमें तो मालूम नहीं होता कि हाँ इस पेशेंट को पेन है। हाँ, वो अलग बात है कि हम फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम कर सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को शायद पेन है, लेकिन वो तो एक्यूरेट नहीं है ना। हम जस्ट खुद से एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इसका फेशियल एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि इस पेशेंट को पेन है, बल्कि एग्जैक्ट 100% तो नहीं होता। 100% आपको कौन बताएगा? पेशेंट बताएगा। अब बात ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि वो आपको सही तरीके से उसको पेन नहीं होता, बल्कि वो आपको बताते हैं अटेंशन के लिए कि हाँ मुझे पेन है, ठीक है ना। तो उसको भी आप तो एक पैरामीटर तो नहीं है ना आपके पास कि हाँ आप एक पेशेंट को की पेन को मैयर कर सको,
ठीक है ना। तो हमने जो सब्जेक्टिव डेटा होता है तो उसमें हमने पेशेंट से पूछना है कि आपको क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम है आपको, और आपको कौन कौन सी चीज है, तो हम पेशेंट से ही पूछते हैं। इस तरह पेटीग वगैरह, तो ये सब्जेक्टिव डेटा की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, एक है ऑब्जेक्टिव डेटा जिसको हम साइन भी बोलते हैं, और वो डेटा भी बोलते हैं जो हम फाइव सेंसेस से उसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना, या देख सकते हैं या सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हम खुद देख सकते हैं बस जस्ट वही उसको ऑब्जेक्टिव डेटा हम बोलते हैं। और डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर और कैन बी मेजर्ड और टेस्टेड अगेंस्ट एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब आप पेशेंट की ब्लड प्रेशर को चेक करते हो, तो ब्लड प्रेशर की एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कितना है, 120/80, ठीक है ना। तो उसको अगर हमने पेशेंट की अब ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया और वो 120 से अबव हो गया, तो हमें एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मालूम है कि 120 से अगर अबव है तो फिर इसकी 3 स्टेजेस है, तो फिर उसको हम हाइपरटेंशन को उसमें कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। तो हमें मालूम होता है और वो हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव डेटा है। इसी तरह दे कैन बी सीन, हियर्ड, फेल्ट और स्मेल्ड, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, हम चेस्ट साउंड को भी सुन सकते हैं, इस तरह हर्ट साउंड्स को भी सुन सकते हैं, इस तरह फिल हम फल्स को हम पिल कर सकते हैं ना, पिल करते हैं ना उसको। इसी तरह स्मेल हम डिफरेंट पेशेंट्स की ऑर्डर्स को हम स्मेल कर सकते हैं। एंड दे आर ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन, कब होता है कि हम किसी फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम ये चीजें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, अगर स्किन में कोई डिस्कलरेशन आती है तो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर पेशेंट आपको बताए ना बताए हम खुद उसको देख सकते हैं, तो ये किस्म का ऑब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है ना, कि हम खुद उसको देख सकते हैं। अच्छा, डेटा कलेक्शन मेथड, हम डेटा को किस तरह कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्विंग टू ऑब्जर्व टुगेदर डेटा बाय यूजिंग द सेंसेस, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट की, सेंसेस को यूज करते हुए हमने डेटा को कलेक्ट करना होता है। इंटरव्यूइंग, हम पेशेंट से पास मेडिकल हिस्ट्री के मुतालिक पूछते हैं और उससे वो डेटा कलेक्ट करते हैं। पेशेंट्स को जस्ट इंटरव्यू करते हैं, सही है ना, आप उनसे क्वेश्चंस करते हो, वो आपको आंसर्स देते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लुएंट कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद द पर्पस, हमें एक फ्लुएंट कम्युनिकेशन है, हमने पहले से अपने पास एक पर्पस रखा होगा कि मैंने ये इंटरव्यू करनी है, पेशेंट्स को ये डिजीज के साथ आया हुआ है, तो मैंने उसके मुतालिक क्वेश्चंस तैयार करने हैं और पेशेंट्स से मैंने ये क्वेश्चंस पूछने हैं, जो ज्यादातर हम FHP को ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एक किस्म का पैटर्न है, हम उसको फॉलो करते हैं। और भी पैटर्न है, टूल्स है, तो उसको हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर वही यूज होता है। इसी तरह एग्जामिनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम फिजिकल ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। इसमें द फिजिकल एग्जामिनेशन आर फॉर्म गाइड बाय डेटा प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट। अच्छा, जो डेटा आप पेशेंट ने आपको इंटरव्यू स्टेज में दिया था, तो उसको हम फॉलो करते हुए उसकी हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। A head-to-toe approach is frequently used to provide systemic approach that help to avoid omitting reported data. एक हेड टू टो अप्रोच है जिसको हम फॉलो करते हैं असेसमेंट में, और इस पे हमने पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है ना, जो कि आप ये हेल्थ असेसमेंट में पढ़ोगे इंशाल्लाह। अच्छा, और द सेकंड स्टेज है इसमें ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है। The nurse uses a written or computerized format that organizes the assessment systemically. The format may be modified according to the client's physical status. या तो हम इसको रिटन फॉर्म में रखते हैं, या उसको हम, अब ज्यादातर कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट होते हैं, तो उसमें हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है कि पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ये थे, तो उसमें ये डेटा आया हुआ था, ठीक है ना। उसका मेंटल स्टेटस ये है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ये है, और इसमें ये डेटा आया हुआ था, ठीक है ना। तो उसको हमने एक ऑर्गेनाइज वे में रखना होता है। अच्छा, और ये डेटा जो फॉर्मेट हमारे पास आया होता है, तो उसको हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं क्लाइंट्स फिजिकल स्टेटस के मुताबिक। के पेशेंट्स को अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो हम उस डिजीज सिस्टम्स को पहले रखते हैं कि हाँ, ज्यादातर फोकस इसी चीज पे हो जाए, और एग्जामिनर ज्यादातर का फोकस डायरेक्टली उसी की तरफ जाए कि हाँ, पेशेंट्स को ये डिजीज हुआ है, ठीक है ना, उसी सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसको हम अपनी तरफ से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं पेशेंट्स की स्टेटस को देखते हुए। अच्छा, वैलिडेटिंग डेटा। अच्छा, द इंफॉर्मेशन गेदर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट फेज मस्ट बी कंप्लीट, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है ना, ये तीनों चीजें उसमें होना चाहिए। बिकॉज द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन आर बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन, तो क्योंकि हमने आगे
इस पे डायग्नोज भी बनानी है, उस पे हमने इंटरवेंशन भी करनी है। तो अगर पहले से असेसमेंट में आपने डेटा को सही तरीके से नहीं, वो कंप्लीट नहीं था, वो एक्यूरेट नहीं था, फैक्चुअल नहीं था, तो उसको फिर मिस डायग्नोज होगा और मिस इंटरवेंशन होंगी। ठीक है ना। तो यही पहली स्टेप है कि आपने डेटा को वैलिडेट करना है, डबल चेक करना है। Validation is the act of double checking or verifying data to confirm that it is accurate and factual। आपने डबल चेक करना है, या तो खुद डबल चेक करना है या किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ आप उसको डबल चेक कर सकते हो। ठीक है ना, कि आप डेटा को वेरीफाई कर सके कि आया जो मैंने सब्जेक्टिव डेटा लिया और ऑब्जेक्टिव डेटा लिया, आया दोनों मैच करता है कि नहीं करता। पेशेंट्स ने मुझे जो बताया, आया वो जो मैंने एग्जामिनेशन की, आया उससे वो थोड़ा मैच करता है कि नहीं करता। तो आपने फिर इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है ना। अच्छा, पर्पस ऑफ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हम क्या क्यों करते हैं? इंश्योर दैट द डेटा कलेक्शन इज कंप्लीट, वो कंप्लीट होनी चाहिए। इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा एग्री कॉन्ग्रुएंट। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंसी में होगी। ठीक है ना। पेशेंट्स आपको जो बताए, वो आपने जो असेसमेंट की, पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन की, हेड टू टू असेसमेंट की, तो आया दोनों डेटा मैच करता है कि नहीं करता। तो आपने वैलिडेशन में यही चीज करनी है। अच्छा, obtain additional data that may have been overlooked। ठीक है ना। अगर कोई डेटा मिस हुआ है, तो आपने उसको भी, जब आप वेरिफिकेशन करते हो तो आपको मालूम होता है कि हाँ ये चीज तो उसमें मिस था, तो आप दोबारा इसको असेसमेंट करते हो और डेटा को आप एडिशनल डेटा आपके पास आ जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ नहीं जाना है, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे पे आपने जाना है। डिफरेंशिएट क्यूज, साइन एंड सिम्टम्स एंड इन्फ्लुएंस सपोजिशन और जजमेंट अबाउट द क्यूज। ठीक है ना। तो आपने साइन सिम्टम्स को कि ये साइन है, ये सिम्टम्स है, अच्छा इसकी ये सपोजिशन है, और इन्फ्लुएंस मीन कि आपने कंक्लूजन्स को देखने हैं कि हाँ ये साइन सिम्टम्स इस डिजीज के हो सकते हैं। ठीक है ना। तो एक सपोजिशन आप करते हो कि ये जो मैंने साइन सिम्टम्स देखे हैं ये इस डिजीज में है। ठीक है ना। कि अब मैंने किताबों में यही पढ़ा है कि ये साइन सिम्टम्स, आपके पास एक प्री नॉलेज होता है कि ये साइन सिम्टम्स इस डिजीज के हो सकते हैं। फिर आप इसकी वैलिडेशन करते हो, लैब टेस्ट करते हो, मुख्तलिफ चीजें आप देखते हो कि आया वो स्पेसिफिक वही डिजीज है कि नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें आप उसको आपने देखना है। तो क्यूज और इन्फ्लुएंसेस में आपने डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, डॉक्यूमेंटिंग डेटा। अच्छा, डेटा को हम किस तरह डॉक्यूमेंट करते हैं? तो उसको लिए हमने टू अप्रोचेस को फॉलो करना है। एक सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड होता है, SOMAR होता है, और एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना। तो आगे हम एक एक पढ़ेंगे। सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। An SOMR or source oriented medical record, the record is kept together by subject matter, labs are all together, progress notes are all together। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम हर एक डिपार्टमेंट का डेटा वो अलग अलग रखते हैं, अलग अलग सेक्शन। पेशेंट का जो भी चार्ट होता है ना, तो उसमें हम हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग सेक्शंस होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस नोट, फिजिशियंस की नोट्स अलग होते हैं, इसी तरह नर्सिंग नोट्स अलग होते हैं, इसी तरह जो लेब्स वाले आते हैं और वो अपने नोट्स लिखते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है ना। एक्सरे डिपार्टमेंट वाले, तो वो सब डेटा अलग अलग होता है, और इसकी जो लैब रिजल्ट्स वगैरह सब चीजें हैं तो हम अलग अलग रखते हैं। ठीक है ना। It is done by department, so each healthcare group has a section to document finding। हर एक के लिए पेशेंट चार्ट में एक अलग सेक्शन होता है, और वही जो भी आता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, तो वो अपने सेक्शंस में फाइंडिंग्स लिखते हैं पेशेंट्स की। ठीक है ना। अच्छा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड में हम एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द केयर द पेशेंट चार्ट्स ऑन द सेम palm। दिस allow from better for better communication ability to resolve the patient's problem collaboratively। अच्छा, इसमें हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, एक पूरा एक प्लान होता है, एक पेज होता है, एक चार्ट होता है, और पेशेंट को फॉर एग्जांपल ये डिजीज है, तो बस उसके नीचे अगर डॉक्टर आता है सेम डे पे, तो अपने नोट्स लिखते हैं, लेब्स वाले आते हैं तो अपने नोट्स लिखते हैं, अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं, इसी तरह और डिपार्टमेंट वाले आते हैं तो अपने फाइंडिंग्स लिखते हैं, नर्सिंग वाले अपने फाइंडिंग्स लिखते हैं या अपनी नोट्स लिखते हैं। ठीक है ना। तो उसमें हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कि नीचे डिपार्टमेंटल वाइज हमने हर एक डिपार्टमेंट अपने नोट्स और अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं। और जो सोर्स ओरिएंटेड होता है, तो हर इसमें पेशेंट्स की चार्ट में हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सेक्शन होता है, तो हर एक अपनी सेक्शंस में करते हैं डेटा फाइंडिंग्स।
अच्छा, POMR में हम क्या करते हैं कि हमने कौन से मेथड्स को फॉलो करने होते हैं, तो प्रॉब्लम, इंटरवेंशन एंड इवॉल्वेशन। या तो हमें इसको फॉलो करना होता है कि हमने बस प्रॉब्लम लिख लिया। जब वो लोग नोट्स लिखते हैं ना अपने सेक्शंस में, चाहे वो नहीं, POMR में जब वो नोट्स लिखते हैं एक प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो वो वही प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी कि ये प्रॉब्लम है पेशेंट की, अच्छा मैंने ये इंटरवेंशन की है और ये मैंने करनी है, ठीक है ना, और फिर इसकी इवैल्यूएशन लिखते हैं। या वो ये वाला मेथड यूज करते हैं, या डेटा एक्शन एंड रिस्पॉन्स वाला मेथड यूज करते हैं, जिसमें पेशेंट की सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को लिखते हैं, ठीक है ना, एक किस्म की असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना, और फिर इस पे वो लोग एक्शन करते हैं कि इंटरवेंशन करते हैं फिर उस पे, और उस पे इसकी रिस्पांस को देखते हैं कि पेशेंट्स का रिस्पांस किस तरह था, और फिर दोबारा मीन की दोबारा इवैल्यूएशन करनी है। PIE में वो प्रॉब्लम लिखते हैं और फिर इसकी इंटरवेंशन लिखते हैं कि मैंने ये इंटरवेंशन कर ली है और ये मैंने करनी है, एक किस्म का प्लान लिखते हैं खुद के लिए, और उसी इंटरवेंशन को फॉलो करते हैं और एंड पे उसी इंटरवेंशन की इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना। और जो DAR में उसमें वो लोग डेटा लेते हैं पेशेंट से कि हाँ आज मैंने जो असेसमेंट की है, कल ये वाला था और आज ये वाला असेसमेंट था, तो उसमें उन्होंने खुद अलग डेटा लिखते हैं, फिर उसके लिए एक्शन प्लान लिखते हैं और एक्शन करते हैं उसी प्लान को, और फिर एट द एंड वो इवैल्यूएशन लेते हैं, पेशेंट्स का रिस्पॉन्स देखते हैं कि आया वो डिजीज ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंस करता है कि नहीं करता, ठीक है ना। तो वही चीज रखते हैं, तो ये आपने याद रखनी है ये दो चीजें।